देखिए रोजाना सुबह 6 बजे अलिफ टाइम सिर्फ चैनल 1 न्यूज पर। संसद के शीतकालीन सत्र की हंगामेदार शुरुआत। एफडीआई पर विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ा पहला दिन। नियम 184 के तहत बहस पर अड़ी बीजेपी। एफडीआई पर ममता को बड़ा झटका। लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव गिरा। प्रस्ताव को नहीं मिला जरूरी 54 सांसदों का साथ, केवल 22 सांसदों का मिला समर्थन। मुलायम सिंह के जन्मदिन पर अखिलेश ने दिया किसानों को तोहफा, 1650 करोड़ रुपए का कर्ज माफ। और दिल्ली में घर का सपना और हुआ महंगा। दिल्ली कैबिनेट ने दी सर्किल रेट में 22 से 200% तक की बढ़ोतरी को मंजूरी। तो कुछ महीने पहले एफडीआई और महंगाई के मुद्दे पर संसद का परा मानसून सत्र पानी में बह गया था। जी हां, और अब संसद का शीतकालीन सत्र भी कुछ इसी राह पर बढ़ता दिखाई दे रहा है। शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन टीएमसी और बीजेपी समेत तमाम विपक्षी दलों ने यह दिखा दिया कि अगले एक महीने के दौरान सदन के भीतर सरकार की राह आसान नहीं होने वाली और दिल्ली की कड़कड़ाती सर्दी के बीच सरकार को गर्मी का एहसास हो सकता है। नमस्कार, मैं हूं नेहा माहेश्वरी और आप देख रहे हैं सियासत। और सियासत में आज हम चर्चा कर रहे हैं गर्मा गर्म शीत सत्र की। The House stands adjourned to meet tomorrow. तो शीत सत्र का पहला ही दिन बेहद हंगामेदार रहा और दोनों सदनों की कार्रवाई कल तक के लिए टाल दी गई। आइए सबसे पहले देखते हैं कि इस दौरान क्या क्या हुआ सदन में। तो बिल्कुल ग्राफिक्स के जरिए हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आज शीत सत्र के पहले दिन क्या क्या हुआ। टीएमसी को नहीं मिला जरूरी समर्थन। जी हां, आज लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव को पेश किया गया लेकिन समर्थन नहीं मिल पाया। टीएमसी के 18 सांसदों के साथ बीजेडी के 3 सांसदों ने इस अविश्वास प्रस्ताव का समर्थन किया, लेकिन बीजेपी का एफडीआई पर चर्चा और वोटिंग का नोटिस लोकसभा में देखने को मिला। आपको बताते चले कि बीजेपी ने इस अविश्वास प्रस्ताव का साथ नहीं दिया। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी चाहती थी कि नियम 184 के तहत बहस कराई जाए और बहस के बाद वोटिंग कराई जाए। लेकिन सरकार की अगर हम बात करें तो सरकार नियम 193 में सिर्फ नियम 193 के तहत चलना चाहती थी, क्योंकि आपको बताते चले कि 193 के तहत सिर्फ बहस कराई जा सकती है, वोटिंग नहीं। लेकिन नियम 184 के तहत बहस भी होती है और बाद में वोटिंग भी कराई जाती है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि इन नियमों को लेकर बीजेपी और सरकार के बीच काफी तनातनी हुई, खींचतान साफ तौर पर देखने को मिली। जहां एक तरफ बीजेपी की मांग थी कि नियम 184 के तहत वोटिंग कराई जाए, वहीं दूसरी तरफ सरकार अपनी बात पर अडिग थी कि नियम 193 के तहत सिर्फ बहस कराई जाएगी। तो बिल्कुल आपको बता रहे हैं कि आज क्या क्या हुआ संसद के अंदर, दोनों सदनों में किस तरीके से हंगामा हुआ और शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामे की भेंट चढ़ गया। आपको बताते चले कि विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्रवाई कई बार स्थगित हुई और उसके बाद दिन भर के लिए स्थगित करनी पड़ी। यूपीए सरकार के खिलाफ ममता बनर्जी का अविश्वास प्रस्ताव नामंजूर हो गया है। प्रस्ताव को मात्र 22 सांसदों का ही समर्थन मिला, जबकि मंजूरी के लिए कम से कम 55 सांसदों का समर्थन जरूरी था। रिटेल में एफडीआई और प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर विपक्ष ने संसद में हंगामा किया, जिसके बाद कार्रवाई कई बार स्थगित हुई और उसके बाद कल तक के लिए कार्रवाई को स्थगित कर दिया गया है।
तो तृणमूल कांग्रेस और एआईएडीएमके ने जहां रिटेल में एफडीआई का मुद्दा उठाया, वहीं बीएसपी के सांसदों ने प्रमोशन में आरक्षण के मुद्दे पर शोर शराबा किया। तो फिलहाल इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं चैनल वन न्यूज संवाददाता रजनीश त्रिपाठी। उनसे बात करेंगे, साथ ही साथ इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे चैनल वन के एग्जीक्यूटिव एडिटर विपिन धूलिया जी से। सबसे पहले रुक करते हैं रजनीश का और जानने की कोशिश करते हैं कि इस समय संसद की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित होने के बाद इस समय किस तरह की राजनीतिक हलकों में चर्चा है और अब आने वाले वक्त में किस तरह की रणनीति बनाई जा रही है बीजेपी की तरफ से, यानी कि विपक्षी पार्टियों की तरफ से और सरकार की तरफ से। क्या जानकारी है रजनीश आपके पास? बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों स्थगित हो गया कल तक के लिए, लेकिन पूरी जो घटनाक्रम है तो दो चीजें हैं। एक, भारतीय जनता पार्टी या पूरा एनडीए ये चाहता है कि 184 के तहत मतदान हो, लेकिन कांग्रेस क्या चाहती है? कांग्रेस चाहती है 193 के तहत वो बहस हो। लेकिन 184 की बात करें तो 184 में अगर वोटिंग होती है तो जो सपा और बसपा जो कि यूपीए सरकार को समर्थन दिया है, तो उसको मजबूरन एफडीआई के विरोध में जो कि सपा बसपा मजबूरन उसे वोटिंग करनी पड़ेगी। तो सरकार ये नहीं चाहती कि 184 के तहत मतदान हो, इसीलिए वो चाहते हैं 193 के तहत बहस हो, ताकि जो किरकिरी है वो बची रहे। अगर 184 के तहत मतदान हो जाता है और सपा बसपा उसके विरोध में मतदान करते हैं तो सरकार अल्पमत में आ जाएगी। इसलिए सरकार चाहती है कि 184 के न हो, 193 के तहत चर्चा हो। नया बिल्कुल, विपिन जी भी हमारे साथ बने हुए हैं। विपिन जी, दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी मांग पर अड़ी हुई हैं। जहां बीजेपी की मांग है कि 184 के तहत वोटिंग कराई जाए, वहीं दूसरी तरफ सरकार का साफ तौर पर कहना है कि 193 के तहत सिर्फ बहस कराई जाएगी, वोटिंग नहीं होगी। क्या आपको लगता है कि इस बार, यानी कि हंगामा कोई नया नहीं है सदन के अंदर, क्या इस बार उम्मीद की जा सकती है कि सदन में कार्रवाई सुचारू तरीके से चल पाएगी या कमोबेश वही स्थिति बनी रहेगी जो पहले देखने को मिली है? देखिए, सरकार चाहेगी कि जो लोकसभा में खासतौर पर इस पर जो चर्चा हो वो 193 के तहत हो, जिसमें कि वोटिंग का प्रावधान नहीं है। इसी तरह राज्यसभा में सरकार चाहती है कि 168 के तहत चर्चा न की जाए, बनस्पत इसके जो है एक शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन किया जा सकता है इस मुद्दे पर। तो कुल मिलाकर सरकार ऐसा किसी भी इस मुद्दे पर, एफडीआई के मुद्दे पर नहीं चाहती कि कोई मत विभाजन दोनों सदनों में हो। और रही जहाँ तक बात की ये चर्चा होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तो इसमें स्पीकर का या जो चेयरपर्सन है जो राज्यसभा का, उनके डिस्क्रिप्शन होता है कि वो इस पर क्या परमिशन देते हैं। लेकिन हाउस में कई बार क्या है कि जो हाउस की जो पूरी जो प्रोसीडिंग्स है उसमें होता है कि अगर मेंबर्स चाहते हों तो वो 184 पर भी चर्चा की जा सकती है लोकसभा में, और उसी तरह से राज्यसभा में 168 पर चर्चा की जा सकती है। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है कि क्या सरकार इस पर करेगी। लेकिन और जहाँ तक इसकी बात है कि सरकार समर्थन जुटा पाएगी कि या नहीं जुटा पाएगी, इसमें मुझे लगता है कि सरकार को शायद समर्थन इसमें भी वो जुटा सकती है सरकार। जिस तरह के आंकड़े बताते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ने बहुत साफ कर दिया है कि एफडीआई के मुद्दे पर वो कोई अपनी ओपिनियन इस आधार पर बनाएंगे कि जिन राज्यों ने एफडीआई को लागू किया है, एफडीआई पर सहमत हुए हैं, उनमें उनका नतीजा कैसा रहा, क्या किसानों को फ़ायदा हुआ कि नहीं हुआ। तो उस तरह से उनका एक ढुलमुल रवैया है बीएसपी का, जो कमोवेश जो है सरकार के पक्ष में जाता है। समाजवादी पार्टी इस आधार पर कर सकती है कि राज्यों को ये छूट है कि एफडीआई चाहे तो वो लागू करें चाहे लागू न करें, और उनकी जो जहां सरकार है, जहां उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार है, उन्होंने पहले ही घोषणा कर दी है कि उसको लागू नहीं करेंगे। तो इस तरह समाजवादी पार्टी को भी एक रास्ता दिया गया है बचने का। तो कुल मिलाकर सरकार जो है 184 के तहत या 168 के तहत भी अगर राज्यसभा में जो है अगर चर्चा होती है लोकसभा और राज्यसभा में, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार को कोई संकट आने वाला है, वो मैनेज करने की स्थिति में अभी भी है। रही दूसरी बात, मैं कहूँगा कि अविश्वास प्रस्ताव जो आया ममता बनर्जी का, तो उसमें पहले से मालूम था कि उसमें खासतौर पर सीपीएम का सपोर्ट नहीं था, उसमें जो है बीजेपी और एनडीए का सपोर्ट उसको नहीं मिला। और कुल मिलाकर एक संयुक्त जो संसद के अंदर जो फ्लोर मैनेजमेंट जो होता है, फ्लोर स्ट्रेटजी जो होती है, वो ममता बनर्जी वो नहीं बना पाई। और 55 सांसद जो जरूरी होते हैं कि अविश्वास प्रस्ताव के लिए, वो नहीं जुटा पाई। सबसे बड़ी बात कि उन्होंने थोड़ा जल्दबाजी की इस मामले में। अगर वो थोड़ा इंतजार करती, एफडीआई पर चर्चा होने देती, तो हो सकता था कि 8-10 दिन के बाद वो जो है कोई स्वीकार होता या इस तरह का कोई प्रस्ताव लाया जा सकता है। लेकिन ममता बनर्जी के साथ खाली 3 सदस्य बीजू जनता दल के उन्होंने साथ दिया। बाहर से उनको, जबकि ये पहले घोषणा कर चुके थे कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया सीपीआई और एआईडीएमके ने कहा कि अगर अविश्वास प्रस्ताव सदन में आता है तो वो उसका समर्थन में जाएंगे, यानी सरकार के खिलाफ मत देंगे वो। लेकिन प्रस्ताव मंजूर नहीं हुआ तो वो प्रस्ताव वहीं पर गिर गया।
तो अविश्वास प्रस्ताव को लेकर मैं कहूंगा कि जहां तक भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल बिल्कुल विपिन जी, जिस तरीके से सदन के अंदर क्या कुछ हुआ हमारे तमाम दर्शकों ने भी देखा, और अविश्वास प्रस्ताव को अविश्वास प्रस्ताव के नोटिस को जब सदन में लाया गया तो क्या कुछ कहा टीएमसी नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने, आइए आपको सुनाते हैं। अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उन्होंने दिया। The House to move the following motion that this House expresses its want of confidence in the Council of Ministers. In addition, government's decision to allow 51% foreign direct investment in multi-brand retail is going to harm millions of small businessmen, and decision reflects the anti-people policies of the government. और फिलहाल अब आपको सुनाते हैं कि बीजेपी नेता सुषमा स्वराज ने क्या कुछ कहा। जिस तरीके से 184 के तहत वोटिंग कराने की मांग बीजेपी की तरफ से की गई है, क्या कुछ कहा सुषमा स्वराज ने, आइए आपको सुनाते हैं। सहमति बनाना तो दूर, आम सहमति बनाने का प्रयास भी सरकार ने नहीं किया। कोई मीटिंग नहीं बुलाई, कोई बात नहीं की और यह निर्णय हो गया। इसलिए मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि हमें सदन में अपनी बात कहने का मौका दिया जाए और अपनी राय मतदान के माध्यम से प्रकट करने का मौका दिया जाए। रूल 184 के तहत एफडीआई रिटेल पर चर्चा की अनुमति आप हमें प्रदान करें। बिल्कुल सीधे रुख करते हैं विपिन जी का। विपिन जी, अगर बात बीजेपी की करें, बीजेपी अक्सर और हमेशा यही कहती नजर आई है कि हम इस सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं। इस सरकार की वजह से जिस तरीके से महंगाई बढ़ी, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जनता तंग है और बीजेपी की भी यही कोशिश है कि इसे जल्द से जल्द उखाड़ के फेंका जाए, इसे सत्ता से बेदखल किया जाए। लेकिन यहाँ पर जब मौका था बीजेपी के पास कि ममता बनर्जी ने जो अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस उनकी तरफ से लाया गया, कहीं ना कहीं अगर साथ देकर बीजेपी ये कोशिश कर सकती थी, लेकिन बीजेपी की कथनी और करनी में कितना अंतर है वो साफ देखने को मिला। नहीं, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा कि हाउस जो फ्लोर है उसमें स्ट्रेटजी क्या बनती है पार्टीज की। इसमें सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए जिसको मैं कहूँगा, और जो लेफ्ट फ्रंट है, खासतौर पर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी जो थी, उनका ये कहना था कि अगर अविश्वास प्रस्ताव अभी तत्काल लाया जाता है और वो अगर शुरू में ही गिर जाता है अविश्वास प्रस्ताव, तो सरकार के पास एक तो सरकार का मनोबल बढ़ेगा और सरकार के पास फिर हमको किसी और मुद्दे पर किसी तरह की वोटिंग कराने का उस तरह मॉरल अधिकार नहीं रह जाएगा, नैतिक अधिकार नहीं रह जाएगा, क्योंकि सरकार जब प्रमाणित कर चुकी है, जब साबित कर चुकी है कि उसके बहुमत है सदन में, तो उसके बाद तमाम मुद्दों पर जिस तरह की वोटिंग 184 के तहत यहाँ वोटिंग चाहते हैं, 168 के तहत राज्यसभा में वोटिंग चाहते हैं, तो वो जो है हम उस तरह के मुद्दों को नहीं उठा पाएंगे। तो ये उन्होंने पूरे अपनी गणित इस तरह से कि उन्होंने कैलकुलेशन किया कि वो जो है इस स्थिति में नहीं है कि अविश्वास प्रस्ताव को पास करा पाए। तो ये उन्होंने एक सोची समझी रणनीति थी। सवाल ये है कि अगर बीजेपी को भी जिस तरीके से सारी चीजें मालूम थी कि अगर वो साथ देती हैं तो ऐसा कुछ हो सकता है, इसका फायदा सरकार को मिल सकता है, तो जाहिर सी बात है तृणमूल कांग्रेस को, ममता बनर्जी को भी इस बात का आभास होगा, एहसास होगा। फिर इतनी जल्दबाजी यहाँ क्यों दिखाई गई ममता बनर्जी की तरफ से? देखिए, आजकल जो भी हाउस में होता है, जो भी सदन में जो भी पार्टी जो स्टैंड लेती है, तो स्टैंड उनका सदन में जरूर लेते हैं वो लोग, लेकिन उनका जो पूरा मैसेज होता है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज के लिए होता है, अपने जहां उनके मतदाता हैं जो इस तरह के नेता होते हैं उनके लिए एक मैसेज होता है, एक संदेश होता है। तो ममता बनर्जी ने सीधे तौर पर जो अपने उनके मतदाता हैं, पश्चिम बंगाल में उनके मतदाता हैं, कि ये जो ये सरकार है, जो महंगाई बढ़ रही है, जिस सरकार के रहते हुए भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ गया है, जिसकी वजह से उनको इस्तीफा देना पड़ा, जिसकी वजह से उनको समर्थन वापस लेना पड़ा, उस सरकार के खिलाफ वो आखिरी दम तक लड़ेंगी, भले उनका कोई साथ दे चाहे न दे। ये ममता बनर्जी ने एक संदेश अपनी जनता को, अपने वोटर्स को और अपने राज्य को उन्होंने जरूर दे दिया है कि जो उन्होंने ये भी एक्सपोज किया है, करने की कोशिश की है कि जो लेफ्ट फ्रंट है ये कहीं ना कहीं सरकार से मिला हुआ है, ये सरकार को गिराने की सोच नहीं रहा है, जबकि मैं जो हूँ सरकार को पूरी तरह गिराने के पक्ष में हूँ। तो उन्होंने कहीं ना कहीं ये स्टैंड ले लिया है, इस तरह का स्टैंड लिया है कि वो जो है इस जो जन विरोधी नीतियाँ, जो कथित जन विरोधी नीतियाँ हैं केंद्र सरकार की, उसके खिलाफ वो ज़्यादा शिद्दत से खड़ी हैं बनस्पत वामपंथी पार्टियों के। जी बिल्कुल। तो शीतकालीन सत्र के पहले दिन जमकर हंगामा हुआ और सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। अद्भुत सी बात है कि एक 19 सदस्यों वाला दल इस तरह की बात कर रहा है। हमने पहले भी ये बात कही थी कि उनको खुद आत्मचिंतन करना चाहिए, दोबारा से एक बार इसको एक फ्रेमवर्क है और उस फ्रेमवर्क के तहत अगर कोई प्रदेश सरकार नहीं चाहे तो वो ना लागू करे। विभिन्न पार्टियां नोटिस देती हैं पर उसके ऊपर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स होते हैं उनका फैसला
आना बाकी है। तो अभी देखें कि जो माननीय प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स हैं, चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, अध्यक्षा जी हैं, उपराष्ट्रपति हैं, वो क्या फैसला करते हैं। तो बिल्कुल मनीष तिवारी पुरानी बातों को ही दोहराते नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है कि जब पहले ही सरकार साफ कर चुकी है कि अगर राज्य सरकारें नहीं चाहती एफडीआई निवेश कराना अपने राज्य में तो आज़ादी है, बावजूद इसके क्यों विरोध किया जा रहा है, क्यों इस मुद्दे को इतना तूल दिया जा रहा है, ये कहना मनीष तिवारी का। रजनीश त्रिपाठी का रुख करते हैं। रजनीश, जिस तरीके से ममता बनर्जी की बात करें, अविश्वास प्रस्ताव वो सदन में लाना चाहती हैं और आज उसका नोटिस भी उन्होंने दिया, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत पहले से ही उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही थी, चाहे बात लेफ्ट की करे, चाहे बात बीजेपी की करे या फिर दूसरी पार्टियों की, उनकी तरफ से कोशिशें लगातार जारी थी कि उनका समर्थन वो हासिल कर सके। लेकिन आज जो कुछ भी सदन के अंदर हुआ, शायद ममता बनर्जी को भी उम्मीद नहीं थी कि उनकी इतनी कोशिशों के बावजूद सिर्फ 22 सांसदों का ही समर्थन मिल पाएगा। देखिए नेहा, उनको पूरी उम्मीद थी। वो ममता बनर्जी है, ममता बनर्जी जिद्दी स्वभाव की हैं। वो एक बार ठान लेती हैं तो उसे करने के लिए, अगर उन्होंने ठान लिया कि अविश्वास प्रस्ताव लाना, उनके पास सांसद पूरे 50 नहीं थे लेकिन तब भी उन्होंने कोशिश किया, तो उनका एक जिद्दीपन दिखाई देता है कि ममता बनर्जी कितनी जिद्दी हैं। वो जानती थी कि उनके पास 50 सांसद हैं, उनके खुद के 19 सांसद हैं। अब अगर हम बीजू जनता दल की बात करें, जो कि नवीन पटनायक भी खुल के उनके साथ नहीं आए, 3 सांसद आए उनके साथ, लेकिन कुल मिला के 22-23 सांसद हुए, तो ये कोई मतलब का नहीं। वो जानती थी कि हमारा जो अविश्वास प्रस्ताव है वो गिर जाएगा और सरकार विश्वास मत में, जो कि सरकार को जीवन दान मिल सकता है, तो वो जानते हुए भी अगर वो अपनी जिद पे अड़ाई रही, तो ये एक समझदारी या फिर एक बुद्धिमत्ता की बात नहीं कहा जा सकता। इसे यही कहा जा सकता कि ममता बनर्जी जिद्दी स्वभाव की है, वो जो चाहती है वही करती हैं। तो रहा कोलकाता के जैसे अभी विपिन दुलिया जी ने कहा कि अपने जो उनके मतदाता हैं उनको दिखाने के लिए, तो वो मतदाता को दिखाने के लिए आप अविश्वास प्रस्ताव के लिए मतदाता को तब प्रभाव पड़ता जब वो अविश्वास प्रस्ताव पूरी तरह ला लेती। वहां की जो जनता है, वहां की भी जनता ये जानती है कि अगर इनके पास ये कैसी नेता जिनके पास 50 सांसद नहीं हो रहे हैं। एक समय ऐसा था जब यूपीए सरकार की गठबंधन था, ये जो चाहती थी वो करती थी, यानी कि यूपीए की पूरी सरकार वैसे नाचती थी जैसे ममता बनर्जी न चाहती थी। लेकिन आज ये हाल है कि ममता बनर्जी को 50 सांसद नहीं मिले, तो ममता बनर्जी के जिद्दीपन है, वो जिद्दी है, जिद्दी स्वभाव की हैं। वो ये सोचती है अगर हमने एक बार सोच लिया है कि विश्वास प्रस्ताव लाना, वो भले गिर जाए लेकिन लाएंगी। तो ममता बनर्जी का सिर्फ यही एक दिखाई देता है, वो स्वभाव से जिद्दी है बस। बिल्कुल, तो स्वभाव से जिद्दी हैं, जो बात ठान लेती हैं उस बात को पूरा करने के लिए हमेशा से अग्रसर रहती हैं। तो जैसी उम्मीद जताई जा रही थी संसद के शीतकालीन सत्र की, वैसे ही हंगामेदार सत्र का पहला दिन रहा। उसकी शुरुआत हंगामेदार हुई। ऐसे में वो कौन कौन से अहम बिल हैं जिन पर इस पूरे सत्र में सबकी नजर बनी रहेगी, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद के शीतकालीन सत्र का आगाज हो चुका है। शुरुआती हंगामे से एक बात साफ है कि ठंड के इस मौसम में भी संसद के भीतर का माहौल गर्म रहेगा। बीजेपी हो या लेफ्ट, तमाम विपक्षी पार्टियां एफडीआई और भ्रष्टाचार के मसले पर सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर चुकी है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या संसद का ये सत्र भी बिना किसी ठोस कामकाज के गुजर जाएगा। फिलहाल संसद के सामने कुल 35 बिल लंबित हैं, जिनमें 25 विचार विमर्श के लिए और बाकी 10 बिल पेश किए जाने हैं। लंबित बिलों में सबसे अहम है इंश्योरेंस लॉज अमेंडमेंट बिल, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी बिल, कंपनीज बिल, बैंकिंग लॉज अमेंडमेंट बिल, लोकपाल बिल, विसिल ब्लोअर्स प्रोटेक्शन बिल, भूमि अधिग्रहण बिल, डायरेक्ट टैक्स कोड बिल, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन अमेंडमेंट बिल, कंपटीशन एक्ट अमेंडमेंट बिल और जुडिशियल स्टैंडर्ड बिल। जो बिल संसद के इस सत्र में पेश किए जाने हैं उनमें अहम है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग बिल, प्रिवेंशन ऑफ ब्राइबरी बिल, एग्रीकल्चर बायोसिक्योरिटी बिल, मर्चेंट शिपिंग बिल और कोल माइंस अमेंडमेंट बिल। संसद में हंगामे की ये तस्वीर कोई नई नहीं है। संसद न चलने के लिए सरकार जिम्मेदार है या विपक्ष, इस मुद्दे पर तो लंबी बहस की जा सकती है। पर फिलहाल ये देखना दिलचस्प होगा कि 20 दिसंबर को खत्म हो रहे शीतकालीन सत्र में सरकार इन लंबित बिलों का निपटारा कर पाती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज।
तो करोड़ों रुपए खर्च होते हैं संसद की कार्रवाई में। शीतकालीन सत्र शुरू हो चुका है, आज पहला दिन था, लेकिन एक बार फिर से हंगामा ही देखने को मिला। वो कौन कौन से बिल हैं जिन पर सबकी निगाहें रहेंगी, इस रिपोर्ट के जरिए हमने आपको समझाने की कोशिश की। रुक करना चाहेंगे नवीन जी का। जिस तरीके से विपिन जी हम बात कर रहे हैं उन तमाम अहम विधेयकों की, उन तमाम अहम बिलों की जिस पर सबकी नजरें होंगी, क्या अगर हम सरकार की बात करें, क्योंकि सरकार के पास मौका बहुत कम है, 2014 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और उससे पहले सरकार को ये दिखाना होगा जनता को कि वो वाकई में जनता के लिए सोचती है, जनता के लिए ही करती है। लेकिन अगर हंगामा हुआ तो कुछ नहीं हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं कोशिश सरकार की यही होगी कि किसी तरह इस हंगामे को शांत कराया जाए और अहम बिलों पर फैसला लिया जाए। बिल्कुल सही बात है कि सरकार के एजेंडे में कई बिल हैं इस समय। उसमें कई बिल जैसे पेंशन बिल है, पेंशन में जिसमें जो फॉरेन कंपनियों को जो अलाउ करने की बात है, और इसी तरह फूड सिक्योरिटी बिल है। इसके अलावा लगातार कई जमाने से चला आ रहा वुमेन रिजर्वेशन बिल है, लोकपाल बिल सरकार लाना चाहती है। ये तमाम बिल इस बार सरकार के एजेंडे में है, लेकिन वो तभी हो पाएगा कि जब सदन चल पाएगा। और आज बड़ी हैरानी की बात है कि सदन जो है, जो एडजर्न हुआ लोकसभा, वो जो है जब 2 बजे के बाद फिर से शुरू हुआ तो वो तृणमूल कांग्रेस और बीएसपी के हंगामे के कारण खत्म हुआ। और बीएसपी जो हंगामा कर रही थी, उनकी मांग थी कि उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो गई है, और इसी तरह तृणमूल कांग्रेस सरकार के इस्तीफे की मांग कर रही थी। तो उस तरह से जो है 184 को लेकर जो हम कह रहे थे कि 184 के तहत चर्चा हो एफडीआई को लेकर, तो वो जो है उस तत्कालिक कारण उसके एडजर्न होने का ये नहीं बना। तो हो सकता है कि अब एक स्ट्रेटजी बने। प्रधानमंत्री स्पीकर हैं जो लोकसभा के और राज्यसभा के। जी, क्या सरकार को ये डर है कि अगर वोटिंग कराई जाती है तो कहीं ना कहीं उसकी पोल खुल सकती है और यहाँ पर सरकार ही गिर सकती है? क्या इस बात का डर है, यही वजह है कि वो नहीं तैयार हो रही वोटिंग कराने के लिए? देखिए, अमूमन जो है सरकार के विवेक पर होता है ये, और ये स्पीकर को सरकार जो सजेस्ट करती है कि अमूमन जो है इस तरह के फैसले जो होते हैं उनमें 193 के तहत ही चर्चा होती है, बहस होती है। लेकिन क्योंकि विपक्ष जो है, विपक्ष की मांग है ये, तो सरकार इस पर विचार कर सकती है कि इस पर 184 के तहत इस पर चर्चा हो जाए। तो हो सकता है कि 1-2 दिन हंगामे के बाद ये जब मीटिंग होगी, जब प्रधानमंत्री से मुलाकात होगी, प्रधानमंत्री बुलाएंगे, स्पीकर के पास जब सारे पार्टीज की कोई मीटिंग होगी, तो हो सकता है कि कोई सहमति उसमें बन जाए और ये सदन जो है आगे चले। लेकिन अगर सहमति नहीं बनती तो मुझे नहीं लगता कि सदन चल पाएगा। और जहाँ तक विपक्ष की बात है, लेफ्ट पार्टीज की बात है या एनडीए की बात है, वो 184 से कम पे नहीं मानेंगे। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं कि 184 के तहत भी अगर बहस होगी, अगर मतदान होगा, तो जरूर ये कतई ज़रूरी नहीं है कि विपक्ष को कोई कामयाबी मिलेगी। हो सकता है कि विपक्ष को फिर से जो है एक शिकस्त खानी पड़े, क्योंकि इस तरह का कोई गणित अभी नहीं है कि सरकार के जो है किसी भी बिल पर सरकार जो है अल्पमत में आ जाएगी। क्योंकि मुलायम सिंह यादव, मैंने आपसे कहा था कि अपने प्रदेश में उन्होंने कह दिया है कि एफडीआई लागू नहीं करेंगे। इस आधार पर वो कह सकते हैं कि एफडीआई उनके लिए कोई मुद्दा नहीं है। मायावती साफ साफ कह चुकी है पहले ही कि वो जो है दूसरे राज्यों को देखेंगे, अगर वहाँ एफडीआई का जो प्रयोग है वो सफल रहा तो उनको कोई ऐतराज़ नहीं होगा अगर उत्तर प्रदेश में वो शासन में आई तो वहाँ उसको लागू करने में। तो कुल मिलाकर ये बात है। और एक महत्वपूर्ण बात में इसमें ये जरूर है कि आने वाले दिनों में एक फ्लोर स्ट्रेटजी के तहत हो सकता है कि एनडीए और लेफ्ट फ्रंट जो है कोई ज्वाइंट तरीके से कोई स्ट्रेटजी बनाए। स्ट्रेटजी न भी बनाए तो जो तीसरे जो पंक्ति की जो पार्टियां हैं, बीजू जनता दल या एआईडीएमके, इनके जरिए जो है कोई कॉमन स्ट्रेटजी बनाई जाए। विपिन जी, वक्त की बेहद कमी है, अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं कि क्या कुछ कहा शीतकालीन सत्र के पहले दिन की शुरुआत होने से पहले प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने। To discuss all issues on the floor of both the houses. Our parliament has a very heavy legislative agenda during this winter session. I seek cooperation from all my colleagues in the two houses to come together and address the issues and challenges that we face as a nation. और लोकसभा में बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी नोटिस दिया है। क्या कुछ उन्होंने कहा, आइए आपको सुनाते हैं। जो लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा खराब है, तो ये मुद्दा हमें पार्लियामेंट के माध्यम से देशवासियों के सामने लाना चाहिए। तो आज हमारी पार्टी ने लोकसभा के अंदर उत्तर प्रदेश में जो लॉ एंड ऑर्डर काफी खराब हो गया है, स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो गई है और अब उत्तर प्रदेश नहीं रहा है। वर्तमान समाजवादी पार्टी की सरकार में ये क्राइम प्रदेश बन गया है। तो ऐसी स्थिति में केंद्र सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि वो इसमें दखल दें और वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाएं।
चलिए रुक कर लेते हैं रजनीश का। रजनीश हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रजनीश, ना सिर्फ बीजेपी ने सरकार की मुश्किलें बढ़ाई हुई हैं, बल्कि अगर गौर करें तो बाहर से सरकार को समर्थन दे रही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से मुद्दा उठाया है रसोई गैस की बढ़ी कीमतों को लेकर, वहीं दूसरी तरफ बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में बढ़ते अपराध और क्राइम को लेकर यहां नोटिस देती नजर आई है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि चौतरफा इस समय दबाव में है सरकार। अलग अलग तरीके से अलग अलग पार्टियां दबाव बनाने की कोशिश कर रही है सरकार पर। देखिए नेहा, अगर हम बहुजन समाज पार्टी और सपा की बात करें तो बहुजन समाज पार्टी और सपा यूपीए सरकार को समर्थन दिए। तो ये दो पार्टियां ऐसी हैं जो जितने भी मुद्दे हैं वो भटकाना चाह रही हैं। अगर एफडीआई की बात करें उसको लेकर जैसे पार्टी के सपा और बसपा विरोध में थी, आज सपा का कहना है कि हम देखेंगे क्या होता है, फिर बसपा का ये कहना है कि अगर दूसरे राज्यों में लागू होता है तो हम सरकार में आएंगे तो लागू करेंगे। हम इसके पहले पीछे जाते हैं, जब वैट लागू होना था तो सपा की सरकार थी, उत्तर प्रदेश में वैट लागू नहीं हुआ, बसपा आई तो उसने वैट लागू किया। तो उसी तरह जैसे एफडीआई का मुद्दा शुरू से था कि एफडीआई का सब विरोध करेंगे शीतकालीन सत्र में, तो आज पहले ही दिन बसपा ने खुल के सबसे पहले उत्तर प्रदेश का क्राइम। बिल्कुल रजनीश, बिल्कुल सही कहना आपका। यहाँ पर डाइवर्ट करने की कोशिश है, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या बहुजन समाज पार्टी की। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस समय अपने दर्शकों को हम सुनाते हैं कि किस तरीके से बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने सरकार पर हमला किया और तंज किया। आज सुषमा जी ने, डॉक्टर जोशी जी ने 184 के तहत एफडीआई में वोटिंग के तहत डिस्कशन हो इसकी मांग के लिए वो खड़े हुए, लेकिन कुछ दल जो उनके सहयोगी भी हैं उन्होंने विपक्ष के नेता को भी अपनी बात कहने का मौका नहीं दिया। तो शीतकालीन सत्र का पहला दिन हंगामेदार रहा, हंगामेदार शुरुआत हुई। अब उम्मीद की जा रही है कि शीतकालीन सत्र के जो आने वाले दिन हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से चले, हंगामा ना देखने को मिले, ताकि जो अहम बिल हैं उन पर चर्चा हो सके, उन्हें पास कराया जा सके। लेकिन ये क्या हो पाएगा, इसे लेकर सवाल या निशान जरूर लगा हुआ है। बहरहाल विपिन जी, इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ सियासत में बस इतना ही, लेकिन देश दुनिया की ताज़ा तीन खबरों के लिए देखते रहिए चैनल 1 न्यूज़। नमस्कार। The House stands adjourned to meet